कमरे में उदास बैठी हुई माही अपने बीते दिनों के बारे में सोच रही थी। वह अपने बाबा उमाकांत जी के साथ लखनऊ में अपने छोटे से घर में खुशी से रह रही थी। उमाकांत जी एक प्राइमरी स्कूल के टीचर थे। माही की माँ नहीं थी। जब वो 11 साल की थी तभी बीमारी की वजह से उसकी माँ का निधन हो गया था। तब से आज तक उमाकांत जी ने ही माही को माता पिता दोनों का प्यार दिया। उसे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दिया। हालांकि माही भी काफ़ी समझदार बच्ची थी। उसे जो मिल जाता उसी में खुश रहती और बच्चों की तरह कभी किसी चीज़ की फरमाइश नहीं करती। पढ़ाई में काफ़ी तेज थी। 12वीं में वह पूरे ज़िले में टॉप की थी। उतनी ही वह सुंदर और गुणी थी। उम्र के साथ साथ उसकी सुंदरता और भी बढ़ गई थी। जो भी उसे एक बार देखता बस देखता ही रह जाता। रंग इतना गोरा मानो दूध में सुंदर घोल दिया हो। दुबला पतला छरहरी काया, कमर तक लंबे सुनहरे बाल, आवाज़ मानो कोयल कूक रही हो। कहीं घर के कामों में भी निपुण थी। अभी माही के ग्रेजुएशन का दूसरा साल चल रहा था। सुबह उठकर घर के सारे काम खत्म करके वह कॉलेज जाती। वहाँ से लौटकर शाम में वह कुछ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। वैसे तो उसके बाबा उसके लिए मना करते थे, लेकिन फिर भी वह सोचती कि खाली बैठने से तो अच्छा है कि कुछ काम कर लिया जाए। उसके तर्कों के आगे उसके बाबा भी हार मान जाते थे और हंसकर कह देते थे, तुम तो मेरी रानी बिटिया है, जो तेरा मन आए तू कर। एक दिन माही को उसके बाबा बहुत खुश नज़र आए। माही, क्या बात है बाबा, आज आप बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। उमाकांत जी, अरे हाँ आ गई बेटा, बैठ, तुझे कुछ बताना है। माही उसके पास बैठ गई। बोलो बाबा, क्या बात है। उमाकांत जी, बेटा मेरे स्कूल में वर्मा सर हैं, तुम उनसे मिली हो ना। माही, हाँ बाबा। उमाकांत जी, उन्होंने अपने बेटे के लिए तुम्हारा हाथ मांगा है। एक ही बेटा है, सरकारी नौकरी करता है। माही, पर बाबा अभी तो मेरी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई है। उमाकांत जी, बेटा उनको तुम्हारी पढ़ाई से कोई ऐतराज़ नहीं है। माही, बाबा उमाकांत जी, बेटा मेरी तबीयत भी अब ठीक नहीं रहता है। अपनी ज़िंदगी में ही तुम्हें दुल्हन बने देखना चाहता हूँ। मैंने पता किया है, लड़का अच्छा है, फिर रिश्ता सामने से चलकर आया है बेटा। और सबसे बड़ी बात बेटा, उन लोगों को दहेज भी नहीं चाहिए। बेटा तुम तो जानती हो ना, मेरे पास दहेज देने के लिए कुछ भी नहीं है। माही, बाबा आप ऐसा क्यों बोलते हैं, मैं दहेज लेने वालों से शादी भी नहीं करने वाली। उमाकांत जी के आंखों में पानी भर आया। यह देखना ही उनके आंसू पोंछ बोले, ठीक है बाबा, मैं तैयार हूँ। उमाकांत जी उसे अपने गले से लगाते हुए प्यार से उसके सर को सहला दिया। मेरी रानी बिटिया, हमेशा खुश रहो। माही शर्माकर अपने कमरे में चली गई है। लड़की की तरह शादी को लेकर उसके भी कुछ सपने थे। बचपन में माँ उसे कहा करती थी कि एक दिन घोड़े पर सवार होकर उसका राजकुमार आएगा और उसे अपने साथ ले जाएगा। वह आंखें बंद करके उस पल को सोचने लगी जब उसका राजकुमार उसे लेने आएगा। वह उठकर अपने अलमारी से एक डायरी निकाल ली। उस डायरी के कवर पेज पर राधा कृष्ण जी की सुंदर सी तस्वीर थी। वैसे तो उसे डायरी लिखने का कोई शौक नहीं था, पर जब उसने वह तस्वीर देखी तो खरीदने से खुद को रोक नहीं पाई थी। उसने डायरी खोला और उसके पहले पेज पर सुंदर अक्षरों में लिखा, मेरी शादी। उसने तय किया कि अपनी शादी से रिलेटेड यादगार पलों को वह इसमें लिखेगी। उमाकांत जी शादी की तैयारी शुरू कर दिए। उनके घर में कोई औरत नहीं थी तो उन्होंने अपने गांव से अपनी एक दूर की बहन को बुला लिया। आज शादी का दिन था। उमाकांत जी ने मुंबई में रहने वाले अपने दोस्त अमरेंद्र प्रताप सिंह को भी सहपरिवार बुलवाया था। अमरेंद्र और उमाकांत जी बचपन के मित्र थे। बड़े होने पर अमरेंद्र जी मुंबई जाकर अपने बिजनेस शुरू किया और फिर वो वहीं बस गए। उमाकांत जी यही लखनऊ में ही रह
रह गए। अमरेंद्र जी की पत्नी वंदना जी सुलझी विचारों वाली औरत थी। उनके 2 बेटे थे, कार्तिक और युग। वे लोग भी आज आने वाले थे। माही बेसब्री से उनका इंतजार कर रही थी। अपनी माँ के बाद उसे वंदना जी से ही तो माँ का प्यार मिला था। वे लोग हर साल कुछ समय के लिए लखनऊ आते थे छुट्टियां बिताने के लिए। हर बार उनके साथ युग आता था। हम उम्र होने के कारण माही और युग में खूब पड़ता था। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। दूर रहकर भी उनकी दोस्ती मजबूत थी। माही कार्तिक से कभी नहीं मिली थी क्योंकि वह ना के बराबर ही लखनऊ आता था। माही दुल्हन बनकर तैयार थी। युग बार बार आकर उसे चिढ़ाकर चला जाता। उमाकांत जी तो अपने बेटी को दुल्हन बना देख काफ़ी खुश थे। वंदना जी और अमरेंद्र जी भी माही की बधाइयाँ ले रहे थे। बाहर मेहमान सब आ चुके थे। सब बारात के इंतज़ार में थे। तभी उमाकांत जी को लड़के वालों का फ़ोन आया। फ़ोन पर कुछ देर तक बात हुई। फिर उमाकांत जी की तबीयत बिगड़ गई। उनके सीने में दर्द होने लगा। माही ने जब अपने बाबा को इस हालत में देखा तो वह भी रोने लगी। वंदना जी उसको चुप करा रही थी। फिर वह बाहर चली गई। कुछ देर के बाद वंदना जी और अमरेंद्र जी ने उमाकांत जी से कुछ बात की। फिर उससे उसकी मर्जी पूछी गई। बाबा के हालात को देखकर उसने भी चुपचाप सर झुका लिया। फिर उनके मांग में कार्तिक के नाम का सिंदूर लग गया। ना कोई उत्साह, ना कोई उमंग। बाबा की भी तबीयत संभल ना सकी और वे भी उसे छोड़कर माँ के पास चले गए। माही भी रोते बिलखते वंदना जी के साथ मुंबई आ गई। अमरेंद्र जी उसे संभाल रहे थे। वंदना जी ने तो उसे 1 मिनट के लिए भी अपनी नज़रों से दूर नहीं किया। और युग, उसने तो पूरे समय एक सच्चे दोस्त का फर्ज निभाया, उसका साया बनकर। पर कार्तिक, जिससे उसकी शादी हुई थी, उसने तो अभी तक एक नज़र भी उसे नहीं देखा था। पूरे समय लगा मानो वह उन लोगों के बीच हो ही ना। और अभी नीचे उन्होंने क्या कहा कि वह शादी को मानते ही नहीं। मैं उनके सामने ही ना आऊं? क्यों बाबा, क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है? मेरी क्या गलती है? मैंने तो कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मुझे हल्दी भी लगी, मेरे हाथों में मेहंदी भी सजी, मेरी मांग भी भरी गई, गले में मंगलसूत्र भी पहनाया गया, फिर भी मेरी शादी अधूरी रह गई। क्यों बाबा, क्यों? और वह बिलख बिलख कर रोने लगी। दरवाजे पर खड़ी वंदना जी भी यह सब सुनकर रोने लगी। वह दौड़कर अमरेंद्र जी के पास गई और उनको सारी बात बताया और रोने लगी। कहीं हम लोगों ने माही की शादी कार्तिक से करवाकर कोई गलती तो नहीं कर दिए? नहीं वंदना जी, हमने कोई गलती नहीं की। कार्तिक गलत कर रहा है माही के साथ ना दे करके। हम लोग माही को जानते हैं, उससे अच्छी लड़की कार्तिक को कहीं नहीं मिल सकती। आप अपने आप को संभालिए और माही के पास जाइए, उसे अभी आपकी ज़रूरत है। अपने माँ की अमरेंद्र जी ने उन्हें समझाया। युग, हाँ मॉम डैड सही बोल रहे हैं और आप चिंता नहीं कीजिए, भाई माही को ज़रूर अपनाएंगे। माही कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है, मेरी बेस्ट फ्रेंड है। अभी तो उसे आपकी ज़रूरत है। भाई से हम लोग कल बात कर लेंगे। सब जानते थे कि युग माही को कितना मानता था। माही वहीं नीचे बैठे बैठे सो गई। जब उसकी नींद टूटी तो देखा सुबह हो चुका था। फ्रेश होकर वह बाथरूम से निकली तो उसकी नज़र सामने आईने पर पड़ी मांग में सिंदूर देखकर उसे रात की सारी बात याद आ गई। एक दर्द की लहर चेहरे पर आ गई। पता नहीं अब आगे क्या होगा। उसने नीचे आकर देखा, हॉल में सब उदास बैठे हुए थे। उन सब को इस तरह उदास देखकर उसका मन भर आया। युग की नज़र उस पर पड़ी तो वह उठकर उसके पास गया और उसे लाकर माँ के पास बैठा दिया। उसने चारों ओर देखा, उसे कार्तिक कहीं नज़र नहीं आया। उसे ध्यान आया कि रात को वह गुस्से से बाहर निकल गया था।
उसने वंदना जी की ओर देखा तो वह समझ गई थी कि माही किसे ढूंढ रही है। वह हल्की मुस्कुराई और बोली, वह रात में ही वापस आ गया था और अभी अपने कमरे में है। माही को चैन आया। तभी सीढ़ी से कार्तिक उतरता हुआ नजर आया। क्षण भर के लिए माही की नज़र उस पर ठहर गई। इतने दिनों के बाद वह पहली बार उसे गौर से देखी थी, बल्कि उसके सपनों के राजकुमार जैसी कार्तिक की अट्रैक्टिव लुक माही के दिल में बस गया। वह उसमें खोई हुई थी कि उसे वंदना जी की आवाज़ सुनाई दी। यह क्या है कार्तिक, तुम कहीं जा रहे हो? कार्तिक, हाँ मॉम, मैं वापस लंदन जा रहा हूँ अमरेंद्र जी। पर तुम तो अगले हफ्ते जाने वाले थे। कार्तिक, हाँ, पर अब मैं यहाँ और नहीं रुक सकता। वंदना जी, पर बेटा अभी तो तुम दोनों के कई रस्में बची हुई है। कार्तिक गुस्से में, मॉम, मैं रात में ही बोल दिया था कि मैं इस शादी को नहीं मानता, और हाँ, जब मैं वापस आऊँ तो मेरे कमरा वैसे का वैसा ही रहना चाहिए। उसे डर था कि कहीं उसके जाने के बाद मॉम डैड उस लड़की को मेरे कमरे में ना रहने को भेज दे। वह बचपन से ही थोड़ा ज़िद्दी और गुस्से वाला नेचर का था। अपना सामान और कमरा किसी के साथ शेयर नहीं करता था। तभी तो लंदन में भी यूनिवर्सिटी हेड से बात करके अमरेंद्र जी ने हॉस्टल में उसके लिए अलग कमरा दिलवाया था। उसमें उसका कोई रूममेट नहीं था। वंदना जी, तुम्हारे मानने या ना मानने से क्या होगा? माही तुम्हारी पत्नी है और रहेगी। कार्तिक, मॉम डैड आप लोग कुछ भी कह ले, मैं अभी इस चक्कर में नहीं पड़ने वाला। अमरेंद्र जी गुस्साते हुए बोले, देखता हूँ तुम कैसे इस शादी को नहीं मानते। कार्तिक, अगर आप लोग ज़बरदस्ती करेंगे तो मैं कभी वापस ही नहीं आऊँगा। इतना सुनते ही माही के तो जैसे होश उड़ गए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं इन लोगों की तकलीफ़ का कारण नहीं बन सकती। मुश्किल वक्त में इन लोगों ने हमारा साथ दिया, बाबा का इज्जत डूबने से बचाया। मेरे वजह से इनका बेटा इन सब से दूर नहीं हो सकता। नहीं, हमें अपने आप को संभालना होगा। फिर अगर यह सही है कि सिंदूर में ताकत होती है और शादी का सुख हमारे तकदीर में है, तो वह हमें ज़रूर मिलेगा। हम इंतज़ार करेंगे। ऐसा सोचकर माही वंदना जी से बोली, माँ, हम कुछ कहना चाहते हैं। वंदना जी, हाँ बेटा, बोलो। सब उसकी ओर देखने लगे। कार्तिक अभी भी उसका चेहरा नहीं देख पाया था, क्योंकि माही सर पर आंचल रख माँ की ओर मुड़ी हुई थी। माही, आप लोगों ने हमारे लिए जो फैसला लिया हमने माना, पर अगर अब कार्तिक जी कोई फैसला लेना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से आप लोगों को उसे मान लेना चाहिए। माँ बाबा, हमारा विश्वास कीजिए, हम आपको कभी गलत नहीं ठहराएंगे। इसके लिए वैसे भी रिश्ते मन से निभाए जाते हैं, ज़बरदस्ती नहीं। और अगर यह रिश्ता नहीं रहा तो क्या आप अपनी बेटी के रूप में हमें स्वीकार नहीं कर सकते हैं? इतना कहकर वह अपना मंगलसूत्र उतारकर कार्तिक की ओर बढ़ा दी। आप हमसे आज़ाद हैं, आप पर हमारा कभी कोई हक नहीं होगा। यह सुनकर कार्तिक ने चैन की सांस लिया। चलो, जान छूटी, मन में कहा और अपने परिवार वालों से बोला, चलता हूँ मॉम डैड, बाय युग, और बाहर चला गया। मंगलसूत्र को अपनी माँ के हाथ में दे करके कि मैं इसका क्या करूँगा। इधर पूरे हॉल में सन्नाटा छाया हुआ था। उसके चेहरे पर अजीब दर्द था। माही सन्नाटे को तोड़ते हुए बोली, माँ बाबा, मुझे पता है कि मेरे इस फैसले से आप लोग मुझसे नाराज़ होंगे, पर सच मायने में इस समय मुझे यही सही लगा। हम कार्तिक जी से ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं। वंदना जी, तुम सही कह रही है बेटा, हम लोगों से बहुत बड़ी भूल हो गई है। कार्तिक से तुम्हारी शादी करवाकर हमें नहीं पता था कि वह इस तरह से तुम्हें अपनाने से इनकार कर देगा। हम तुम्हारे गुनहगार हैं और आपने दोनों हाथ माही के सामने जोड़ दी है। हमने तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दिया। माही तड़प उठी। उसने वंदना जी के हाथों को थाम कर बोली, नहीं ना, आप ऐसा ना कहें। वह हमारे तकदीर में नहीं थे, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। माफ़ी मांगकर आप हमें पराया ना करें। क्या हमारा आप पर इतना भी हक नहीं है
कि हम कोई फैसला कर सके, कहकर माही रो दी। अमरेंद्र जी जो कि इतने देर से सब कुछ सुनकर खुद को ही दोषी मान रहे थे, बोले, माही बेटा, हमें तुम्हारे फैसले पर गर्व है। किसी रिश्ते की भीख मांगने से अच्छा है कि नया रिश्ता बनाए। आज से तुम हमारी बेटी हो। हम पर जितना कार्तिक और युग का अधिकार है उतना तुम्हारा भी। आज से तुम्हारी नई पहचान होगी, माहिरा प्रताप सिंह, अमरेंद्र प्रताप सिंह की बेटी। आज से तुम्हारी आंखों में आंसू, हमारी तौहीन होगी। युग सही कहा डैड आपने, और आज से ही माही के चेहरे पर हमेशा हंसी बनाए रखने की जिम्मेदारी हमारी। वंदना जी को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उन्हें तो लगा था कि माही जैसी लड़की का साथ पाकर कार्तिक का जिद और गुस्सा धीरे धीरे शांत हो जाएगा। माही ने जब वंदना जी को कुछ सोचते हुए देखा तो उनके कदमों में बैठ गई। माँ, मैं जानती हूँ कि आप क्या सोच रही हैं। इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी था कि कार्तिक जी लंदन जा रहे थे तो उनका गुस्से में घर से निकलना सही नहीं था। भोलेनाथ पर भरोसा रखिए, वक्त के साथ सब सही हो जाएगा। वंदना जी ने उसे गले लगा लिया। हम अब बस तुम्हारी खुशी चाहते हैं। हम वह सब कुछ करेंगे जिससे तुम्हारे चेहरे पर खुशी आए। युग ने माहौल को हल्का करने के गजर से डाइनिंग टेबल पर हाथ थपथपाते हुए बोला, अगर आप लोगों का हो गया हो तो अब कुछ खिलाने का कृपया करें। भूख के मारे पेट का हालत ख़राब है और आप लोगों की जो नई नवेली बेटी हैं उसे भी बहुत भूख लगी होगी। सब हंसने लगे। वंदना जी, हाँ सच में माही ने रात में भी कुछ नहीं खाया। अमरेंद्र जी, माही, मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी आगे की स्टडी जारी रखो। मैं तुम्हारे एडमिशन का इंतज़ाम करता हूँ। माही, बाबा सेशन के बीच में हमारा एडमिशन हो पाएगा क्या? युग, तुम इसकी चिंता मत करो डैड, हमारे कॉलेज के ग्रुप ऑफिसर स्टडी के मेंबर हैं तो तुम्हारा एडमिशन आसानी से हो जाएगा। अमरेंद्र जी, हाँ बेटा, मैं प्रिंसिपल से बात करता हूँ। वंदना जी, माही बेटा, हमने तुम्हारा कमरा तैयार करवा दिया है। माही, ठीक है माँ, कहकर माही अपने कमरे में आ गई। पीछे से युग भी उसके कमरे में आ गया। युग, माही तुम ठीक हो ना? उसने उदास चेहरे को देखकर उससे सोफे पर बैठते हुए बोला, जानता हूँ माही, नीचे तुमने जो फैसला लिया वह बहुत कठिन है और मैं यह भी जानता हूँ कि तुम कोई कमज़ोर सी अबला नारी नहीं हो। तुम ज़रूर कर लोगी। मैं हर कदम पर तुम्हारा साथ हूँ। एक दोस्त के रिश्ते से, फिर थोड़ा मुस्कुराकर कहा, देवर के रिश्ते से भी। माही, जानती हूँ आप हमारे सबसे अच्छे दोस्त हो, पर शायद देवर भाभी का रिश्ता हमारी किस्मत में नहीं है। उदास होकर बोली। युग मुस्कुराते हुए अंदाज से बोला, लो कर दी ना अबला नारी वाली बात। अरे एक बार भैया को स्टडी कंप्लीट कर वापस तो आने दो, देखता हूँ वह कैसे बचते हैं मेरे दोस्त के जलवों से। माही भी हंस पड़ी। ऐसे ही हंसती रहो और कल से तो रोज़ हमारे कॉलेज में कोई ना कोई घायल होगा आपके जलवे से। आई वीक कहते हुए युग बोला तो माही उसे मारने के लिए दौड़ी। युग आगे आगे, माही पीछे पीछे। दोनों के हंसी से पूरा घर गूंजने लगा। अमरेंद्र जी और वंदना जी माही के चेहरे पर हंसी देखकर मुस्कुरा उठे। माही की नज़र उन लोगों के मुस्कुराते चेहरे पर पड़ी तो उसके मन को शांति मिला। उसने अपने आप से कहा, बाबा के बाद यह लोग ही मेरे अपने हैं। इनकी खुशी के लिए मैं ज़रूर मुस्कुराऊंगी। और कार्तिक का ध्यान आते ही भले ही मैंने मंगलसूत्र उतारा हो, पर अभी भी आप ही मेरे पति हैं और मैं इस रिश्ते को अपने मरते दम तक निभाऊंगी। पर फ़िलहाल तो हमें अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करनी है। और एक गहरी सांस लेकर दुगने आत्मविश्वास के साथ कल की तैयारी में जुट गई। देखते हैं कि माही का यह नया ज़िंदगी का सफ़र कठिन होता है या आसान।
धन्यवाद। आप सबको इसका अगला पार्ट देखना है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।